जय हिंद, जय जोहार। आज है 11 मई 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो आज है 11 मई, तो आज मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। विज्ञान और नवाचार से आत्मनिर्भर भारत से संबंधित इस बार का थीम है और भारत में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो आज है 11 मई और 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाया जाता है, आज मनाया जाता है 11 मई को। तो सबसे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से करें प्रयोग, कहना है पीएम मोदी का अपील है। पीएम की अपील, कहा वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, 1 वर्ष विदेश यात्रा न करें, सोना न खरीदें, देश में करें शादी। तो वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, गैस, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है और इस वैश्विक संकट के समय हमें कुछ संकल्प लेने होंगे। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, 1 वर्ष विदेश यात्रा न करने, सोना नहीं खरीदने और देश में ही शादी करने जैसे सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभक्त का अर्थ केवल देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना ही नहीं, बल्कि इस कठिन समय में जिम्मेदारी से जीना और देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना भी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देशभक्ति का अर्थ केवल प्राणों का बलिदान ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से जीना भी है। देश में बने उत्पादों का अपनाएं और खाद्य तेल के इस्तेमाल को घटाएं। इलेक्ट्रिक कारों का करें इस्तेमाल, कार पूलिंग को दे प्राथमिकता, जहां उपलब्ध हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कहा यह समय की मांग है, इस वैश्विक संकट के समय लेने होंगे कुछ संकल्प। वहीं रांची में ओलावृष्टि हुई है। रांची राजधानी में रविवार को दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और जगह जगह पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान धुरवा और हटिया समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि भी देखी गई। भारत के जखीरे में जल्द शामिल होंगी अजय हाइपरसोनिक मिसाइलें। जी हां, भारत ने ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल तकनीक की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है, जो भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल सकती है। इस मिसाइल को न रडार पकड़ सकता है और न कोई एयर डिफेंस सिस्टम छू सकता है। डीआरडीओ ने एक ऐसे एडवांस इंजन का सफल परीक्षण किया है जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ी कर देगा जिनके पास ये अजय तकनीक है। IANS के अनुसार डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के तहत एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैम जेट कम्बस्टर का सफल और लंबी अवधि का परीक्षण किया है। यही स्क्रैम जेट कम्बस्टर इस मिसाइल को 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिलाता है। इस रफ्तार को मैक 5+ भी कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में हुए इस परीक्षण में स्क्रैम जेट कम्बस्टर इंजन 1200 सेकेंड यानी करीब 20 मिनट तक लगातार सफलतापूर्वक चलता रहा। जनवरी में 700 सेकेंड का परीक्षण किया गया था। अमेरिका, रूस, चीन के समूह में भारत और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस उपलब्धि से भारत भविष्य में स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने के काफ़ी करीब पहुंच गया है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास पहले से इस क्षेत्र में क्षमता है। अब भारत भी तेजी से उसी क्लब की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसकी खासियत यह होती है कि वे बेहद तेज गति के साथ उड़ान के दौरान दिशा भी बदल सकती है। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की रक्षा क्षमता का बड़ा प्रदर्शन भी है। इससे भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। वहीं पर रांची का मानव तस्कर 21 बच्चों के साथ गिरफ्तार। तो जी हाँ, इस समय मानव तस्करी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है चल रहा है। तो रेलवे सुरक्षा बल ने रविवार को बापू धाम मोतिहारी स्टेशन से मानव तस्करी की गुप्त सूचना पर तस्करों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। ऑपरेशन आहट के तहत चलाए गए विशेष अभियान में आरपीएफ ने एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 21 बच्चों
बच्चों को मुक्त कराया। बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चे पकड़े गए हैं और पकड़े गए आरोपित की पहचान झारखंड के रांची निवासी 51 वर्षीय फ्रांसिस किस्पोटा के रूप में हुई है। मुक्त कराए गए बच्चों में ज़्यादातर आदिवासी समुदाय से हैं, जिनकी आयु 5 से 14 वर्ष के बीच है। ये बच्चे गोड्डा और साहेबगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों तथा बिहार के सीमावर्ती भागलपुर और पीरपैंती के रहने वाले हैं। वहीं पर जेटेट भाषा विवाद पर कांग्रेस में घमासान, मंत्री राधाकृष्ण ने पूछा पार्टी का रुख। तो झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक की ओर से आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल नहीं करने के मुद्दे ने अब कांग्रेस के भीतर भी हलचल मचा दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखकर पार्टी का आधिकारिक रुख स्पष्ट करने की मांग की है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में कहा कि झारखंड के कई जिले में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों की बड़ी आबादी निवास करती है। उन्होंने विशेष रूप से पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, धनबाद और बोकारो का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में भोजपुरी और मगही व्यापक रूप से बोली जाती है, जबकि संथाल परगना के कुछ हिस्सों में अंगिका का भी प्रभाव है। ऐसे में इन भाषाओं को पात्रता परीक्षा नियमावली से बाहर रखना सामाजिक और भाषाई दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। तमिलनाडु में नए राजनीतिक युग का आगाज, विजय बने सीएम। तो लोकप्रिय तमिल अभिनेता जोसेफ विजय के तमिलनाडु की सत्ता संभालने के साथ ही राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। विजय ने रविवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 6 दशक में पहली बार तमिलनाडु में कोई गैर द्रविड़ सरकार बनी है। प्रधानमंत्री ने विजय को फ़ोन किया और उनकी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत पर उन्हें बधाई दी। खास बात यह थी कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए गए। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस निर्देश के अनुरूप था जिसमें औपचारिक और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान का पूरा संस्करण बजाना अनिवार्य किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय के अलावा टीवी के 9 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 6 दशक में पहली बार गैर द्रविड़ सरकार, पहला फैसला 200 यूनिट मुफ्त बिजली। शपथ लेते समय भाषण देने पर राज्यपाल ने टोका। विजय के साथ 9 मंत्रियों ने ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम पहले बजाने पर छिड़ा विवाद। वहीं पर इंटरनेट मीडिया के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान और तमिल राज्य गीत तमिल थाई वाजथू से पहले वंदे मातरम बजाए जाने पर बहस छिड़ गई है। द्रमुक का कहना है कि राज्य का सम्मान किया जाना चाहिए था और राज्य गीत पहले बजाया जाना चाहिए था। इस पर टीवीके ने कहा कि राज्यपाल के निर्देश पर ऐसा किया गया। मंत्री राघव अर्जुन ने कहा कि लोक भवन ने केंद्र के उस परिपत्र का हवाला दिया जिसके कारण तमिल राज्य गीत को तीसरे स्थान पर बजाया गया। लकवा से पीड़ित डॉक्टर के गुप्ता घर में मृत मिले। बेटे ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। पंडरा की घटना। पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित विद्यानगर निवासी प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक केपी गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शनिवार को वह अपने घर में मृत पाए गए। डॉक्टर के गुप्ता के बेटे सौरभ गुप्ता ने पुलिस को दिए गए बयान में पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका आरोप है कि शनिवार को उनकी पत्नी ने तकिए से मुंह दबाकर पिता की हत्या कर दी। सौरभ के अनुसार घटना के बाद तकिए को छत पर फेंक दिया गया था जिस पर खून के निशान लगे थे। पुलिस ने उस तकिए को बरामद कर लिया है। वहीं पर 1.5 वर्षीय बच्ची के लापता होने से हड़कंप। तो सदर थाना क्षेत्र से 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। बच्ची के गायब होने के बाद परिवार के लोग बेहद परेशान हैं और उसकी तलाश में शहर भर में पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। रविवार देर शाम तक बच्ची के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। वहीं पर परीक्षार्थियों के कंप्यूटर मॉनिटर पर अपने आप चल रहा था कर्सर। तो कांस्टेबल परीक्षा में रिमोट एक्सेस से नकल का पर्दाफाश। पहचान के लिए अभ्यर्थियों से मांगी गई थी सेल्फी। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में रिमोट एक्सेस से नकल कर खुलासा करते हुए पुलिस ने रविवार को 6 आरोपितों को जेल भेज दिया। भविष्यवादी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर पर कर्सर अपने आप चलते हुए पाया गया है। मामला सामने आने के बाद रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, जबकि सेंटर का आईटी हेड, संचालक और टेक्निकल हेड फरार बताए जा रहे हैं। परीक्षा शनिवार को आयोजित हुई थी। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अभ्यर्थी केवल परीक्षा केंद्र पर बैठे हुए थे और कंप्यूटर खुद ही तैयार
उत्तर तैयार कर रहा था। सेंटर ऑब्जर्वर ने इसका वीडियो भी पुलिस को भेजा था। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था कि कंप्यूटर का कर्सर खुद संचालित हो रहा है। मौत को मात देकर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने बचाई एक मां की जान। तो रांची स्टेशन पर चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से महिला को सुरक्षित बचाया गया। तो कहते हैं माँ बच्चों की ढाल होती है, लेकिन मदर्स डे से महज कुछ घंटे पहले रांची रेलवे स्टेशन पर खाकी वर्दी में ड्यूटी पर तैनात ममता की शक्ति ने एक मां को नया जीवन दान दिया। जब स्टेशन से खुलती बनारस एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म के बीच एक महिला जिंदगी और मौत के बीच फंस गई, तब आरपीएफ की महिला जवान सबिता गाड़ी देवदूत बनकर सामने आई। शनिवार की रात 8:10 में रांची रेलवे स्टेशन पर तब अफरा तफरी मच गया जब रांची बनारस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। इसी बीच एक यात्री अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे के साथ चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पति अपने गोद में बच्चे को लिए हुए था। कदम डगमगाने से महिला सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जानलेवा गैप में जा गिरी। वह ट्रेन के साथ घिसटने लगी। यह देख स्टेशन पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तभी ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल सबिता गाड़ी ने पलक झपकते ही स्प्रिंग की तरह दौड़ लगाई और बिना अपनी जान की परवाह किए सबिता ने गिरती हुई महिला को फौलादी पकड़ से थाम लिया, उसे खींचकर ट्रेन से अलग किया। ट्रेन के रुकने तक वह उसे मजबूती से पकड़े रही। अगली खबर की ओर चलते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर @1 ऑपरेशन सिंदूर को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह ऑपरेशन 88 घंटे का था, लेकिन आधुनिक युद्ध में भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मन के हवाई क्षेत्र में श्रेष्ठता साबित करने की शानदार नजीर बना। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाने के साथ उसके 13 विमानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस युद्ध में ड्रोन ने भी अहम भूमिका निभाई। भारत में बने हथियारों और रक्षा उपकरणों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व को दिखाया कि भारत स्वदेशी हथियारों के दम पर निर्णायक युद्ध लड़ने की क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। युद्ध के मैदान में कमियों का भी पता चलता है। ऑपरेशन सिंदूर भी इस अपवाद नहीं है। संघर्ष में चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की रणनीतिक मदद मुहैया करा रहा था। भारत इससे सबक लेते हुए चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती के मद्देनजर सेनाओं के आधुनिकीकरण, ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले 1 वर्ष में सैन्य क्षमता के मामले में देश कितना सशक्त हुआ, इसकी पड़ताल अहम मुद्दा है। तो कितना सशक्त हुआ देश, तो रक्षा निर्यात की बात कर लेते हैं। तो 2014 में जहां रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए था, वहीं पर 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपया हो गया, जबकि 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपया हो गया। रक्षा उत्पादन की बात करें तो 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपया था, वहीं पर 24-25 में 1.54 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो 9,145 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने मिलाकर। 16,000 एमएसएमई अपने उत्पादों के लिए जरिए मजबूत कर रही है स्वदेशी रक्षा क्षमताएं। वहीं पर 788 इंडस्ट्रियल लाइसेंस जारी किए गए हैं 462 कंपनियों को। स्वदेशी मारक क्षमता और ब्रह्मोस एक्स ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने ब्रह्मोस एक्स मिसाइल के विकास को गति दी है, जिसकी गति मैक 4.5 तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा स्वदेशी तेजस मार्क 1A और राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा चीन के बढ़ते हवाई खतरों को संतुलित करने के लिए LAC के करीब तैनात किया गया है। वहीं स्वदेशी का दम ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य रणनीति और पाकिस्तान चीन के संयुक्त खतरे से निपटने की तैयारी में एक बड़ा बदलाव आया है। 7 से 10 मई 2025 के बीच चले इस ऑपरेशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब रणनीतिक धैर्य की नीति को त्याग कर निवारक प्रतिशोध की राह पर है। इसके लिए भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। चलते हैं अगली खबर में। तो पलामू में मिला क्रिटिकल मिनरल्स ग्रेफाइट का अकूत खजाना। तो मेदिनीनगर पलामू से खबर है। माओवाद की छाया से मुक्त होकर अब पलामू विकास और समृद्धि की नई कहानी लिखने जा रहा है। इस भूमि से अब माओवाद नहीं बल्कि समृद्धता की फसल लहलहाने वाली है। खान एवं भूतत्व विभाग की मेहनत का परिणाम है कि पांकी अंचल के मौजा भांग परसिया क्षेत्र से क्रिटिकल मिनरल्स ग्रेफाइट का अकूत खजाना मिला है। शुरुआती जाँच में इसमें उच्च प्रतिशत के कार्बन मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन विभाग की माने तो राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस दावे पर मुहर लग सकता है।
बता दें कि भारत सरकार ने 2023 में अपनी अर्थव्यवस्था, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों ईवी सोलर के लिए जारी 30 महत्वपूर्ण खनिजों के एक सूची में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व टाइटेनियम को प्रमुख रूप से शामिल किया है। केंद्र सरकार के बजट के अनुसार उक्त 30 खनिज उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। उक्त क्षेत्र में ग्रेफाइट खनिज की संभावना के बाद खान एवं भूतत्व निदेशालय ने पिछले वित्तीय वर्ष में अन्वेषण की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद सहायक निदेशक राकेश रोशन पन्ना के नेतृत्व में उक्त क्षेत्र के करीब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 8 केंद्रों को चिन्हित कर करीब 700 मीटर क्षेत्र में ड्रिल किया गया था। शुरुआती दिक्कतों के बाद जैसे जैसे गहराई तक ड्रिल होने लगी, टीम के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आने लगी। टेम्पो और मैजिक की टक्कर में 3 की मौत। खबर है गढ़वा से। ऑटो बंशीधर नगर भवनाथपुर मुख्य मार्ग पर रविवार की दोपहर दहरिये में एक तीखे मोड़ पर मैजिक और टेम्पो की हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। देवघर में शीघ्र खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार सभी सदर अस्पताल में बच्चों के लिए बेबी वार्ड खोलने जा रही है। इसके साथ ही आईसीयू और बीआईसीयू की स्थापना की जाएगी तथा इसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री रविवार को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा आयोजित पेडिकॉन सी में एमई कार्यक्रम में राज्य भर से आए शिशु रोग विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस की कला से झामुमो असहज, महागठबंधन में बड़ी बेचैनी। तो झारखंड की सत्ताधारी महागठबंधन सरकार में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी चिंता का सबब बनती जा रही है। लगातार बढ़ रही गुटबाजी और नेताओं के बीच खुलकर सामने आ रहे मतभेदों ने गठबंधन की सियासत को असहज मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। हाल के दिनों में मंत्री राधाकृष्ण किशोर के तेवरों ने राजनीतिक हलकों में कई बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक साथ कई मुद्दे पर नाराजगी जाहिर कर यह संकेत दे दिया है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ समान नहीं है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि वेतन नहीं तो जनगणना नहीं। तो एसबीएस मध्य विद्यालय चास के परिसर में रविवार को विभिन्न शिक्षक संघों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के प्राथमिक, माध्यमिक और +2 शिक्षकों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी पर गहरा आक्रोश जताया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कोषागार घोटाला के उजागर होने के बाद वित्त सचिव झारखंड के निर्देशानुसार जिले के सभी शिक्षकों से 3 वित्तीय वर्षों का जांच प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों को जमा कराया गया था। इसके बावजूद अब तक शिक्षकों का वेतन कोषागार से पारित नहीं किया जा रहा है। वहीं पर खबर है खेल जगत से। तो उर्विल के तूफानों में उड़े सुपर जॉयंट्स। तो स्कोरबोर्ड देख सकते हैं। चेन्नई ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया। उर्विल ने 13 गेंद में अर्धशतक जड़ की यशस्वी की बराबरी की। तो स्कोर बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीता और गेंदबाजी लेने का प्रयास किया है, गेंदबाजी चुना है। वहीं पर सुपर जॉयंट्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 203 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, जबकि चेन्नई सुपर किंग 208 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर में इस जीत हासिल कर लिया। वहीं पर भुवनेश्वर के आगे नतमस्तक हुई मुंबई। तो आरसीबी ने मुंबई पर दर्ज की 2 विकेट से जीत। भुवी ने गेंद के बाद बल्ले से किया कमाल। स्कोर बोर्ड की ओर ध्यान देते हैं तो मुंबई इंडियंस ने 166 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। तो वहीं पर आरसीबी की बात करते हैं तो 167 रन बनाया 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। इस प्रकार से भुवनेश्वर आरसीबी ने मुंबई पर जीत दर्ज की। दीपिका की अगुवाई में रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण। वहीं पर दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रविवार को तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूटआउट में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत को मिले 2 पदक। व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में साहिल जादव ने जीता था कांस्य। ईरान ने भेजा जवाब पर तनाव कायम। यूएई कुवैत का हमले विफल करने का दावा। ड्रोन हमले में जहाज पर लगी आग। तो पश्चिम एशिया में 2 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान ने अमेरिका के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के माध्यम से ट्रंप प्रशासन के पास भेज दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इसकी पुष्टि की है। वहीं अमेरिका में ईरान के जवाब की समीक्षा
की जा रही है। मुनीर ने भारत के साथ संघर्ष को बताया दो विचारधाराओं की जंग। वहीं पर पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पिछले वर्ष भारत के साथ हुए 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष को दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई करार दिया है। वहीं पर जनगणना में सरना धर्म दर्ज कराने का लिया संकल्प। तमुरहू प्रखंड के डोंगड़ा गांव में 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सरना धर्म प्रार्थना सभा रविवार को संपन्न हो गई। समारोह में धर्मगुरु सोमा कंडीर बगरय राय मुंडा एवं भैया राम ओड़ैया के अगुवाई में श्रद्धालुओं ने सरना स्थल पर भगवान सिंहबोंगा की पूजा अर्चना कर सुख शांति और खुशहाली की कामना की। साथ ही आगामी जनगणना में सामाजिक एवं धार्मिक एकता के लिए अधिक से अधिक लोगों ने सरना धर्म दर्ज कराने का आह्वान किया गया। तमिलनाडु में नए राजनीतिक युग का आरंभ हो गया है, विजय बने हैं सीएम। वहीं पर दिल्ली में टीबी के नए मामलों में 42% पाए गए एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मरीज। तो इसमें सामान्य टीबी जैसे खांसी के लक्षण नहीं दिखते हैं, जिससे लंबे समय तक पहचान नहीं हो पाती है। ईपीटीबी शरीर के लिम्फ नोड, पेट, हड्डी, आंत और मस्तिष्क जैसे अंगों को प्रभावित कर सकता है। एम्स में मिर्गी की जांच निःशुल्क मिलेगी, दवा के विशिष्ट खुराक। तो मिर्गी के मरीजों की महंगी जांच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अब निःशुल्क होगी। दिल्ली का यह पहला अस्पताल है जिसमें यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। प्राइवेट केंद्रों पर यह जांच 6,000 से 10,000 रुपये तक में होती है। असम के राज्यपाल ने शर्मा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, 12 को शपथ ग्रहण। तो केंद्रीय पर्यवेक्षकों नड्डा व नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में शर्मा चुने गए विधायक दल के नेता। तो राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रविवार को हिमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। इसमें राज्य में लगातार तीसरी बार राजग सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। शर्मा अब 12 मई को शपथ लेंगे। इससे पूर्व शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक व मंत्री जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। केरलम में मुख्यमंत्री तय करने में अब सोनिया गांधी से भी राय लेगी कांग्रेस। तो वहीं केरलम चुनाव में कांग्रेस को जितनी बड़ी जीत मिली है, कुछ उतनी ही मशक्कत पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री पद के 3 प्रमुख दावेदारों के बीच अब अंतिम रेस कांग्रेस के ताकतवर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा केरलम में विपक्ष के नेता रहे वीडी सतीशन के बीच रह गई है। कांग्रेस की दीर्घकालिक राजनीति और केरलम में संगठन की मजबूती बनाए रखने की कसौटी के आधार पर पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री के नाम का फैसला करेगा। वहीं पर एम.वी. करुपैया तमिलनाडु विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। तो तमिलनाडु में ऐतिहासिक चुनाव जीत के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु वैतरी कड़क्कम टीवीके के विधायक एम.वी. करुपैया की रविवार को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। विजय की कैबिनेट में युवा और अनुभवी चेहरा का मेल देखने को मिला है। वहीं पर एक्शन में अधिकारी कोलकाता पुलिस में बड़ा फेरबदल, 93 का तबादला। बंगाल में नई सरकार बनने के बाद कोलकाता पुलिस के 93 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें डीसी स्तर के अधिकारियों से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कई थाना प्रभारी शामिल है। वहीं पर ब्रिक्स में गैर डॉलर कारोबार के प्रस्ताव पर भारत का ठंडा रुख। अगले हफ्ते 14 से 15 मई की भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारियों में चीन और रूस की ओर से गैर डॉलरीकरण को और तेजी देने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में अस्थायी मुद्राओं में कारोबार को बढ़ावा देने को लेकर कोई स्पष्ट या मजबूत टिप्पणी शामिल किए जाने की संभावना नहीं है। भारत सरकार का मानना है कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत अभी जारी है, इसलिए वो ऐसे किसी मुद्दे को हवा नहीं देना चाहती है। शीर्ष 5 शक्तियों में शामिल हुआ भारत। वहीं मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक भारत के इतिहास की एक स्वर्णिम घटना है। इसका महत्व 1965, 1971 और कारगिल युद्धों के जीत से भी कहीं अधिक माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस युद्ध में भारत की विजय केवल सेना के शौर्य से नहीं, बल्कि भारत की अपनी तकनीक, स्वदेशी रिसर्च और सरकारी और निजी संस्थानों के आपसी तालमेल से हासिल हुई है।
काजीरंगा में दिखा गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल। वहीं पर अच्छी संभावना यह है कि इस क्षेत्र में ऐसी प्रजाति के घड़ियाल का दिखना इनकी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में भूमिका निभाते हैं घड़ियाल। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। चैनल का नाम है शंकर विद्या क्लासेस। और यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में विषयवार, सिलेबसवार, टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जाता है, जहां पर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।